कभी सोचा है कि एक स्पाइडर चमकता क्यों है? क्या ये किसी तरह के रोमांस की कोई रस्म है? वरना कोई जानवर मजाक क्यों करेगा? तस्वीरों के बिना तो ऐसी बात पर विश्वास करना मुश्किल है। क्या कोई ग्रेट व्हाइट शार्क का मुकाबला कर सकता है? ये जो दांत के निशान हैं, ये किसी मैमल के लग रहे हैं। प्रकृति इतनी अद्भुत है कि कभी-कभी समझ पाना बहुत मुश्किल होता है। मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा, कभी नहीं। हमारे एक्सपर्ट्स की टीम जानवरों के ऐसे अजीबोगरीब बर्ताव और ये तो कमाल है। हैरान कर देने वाली घटनाओं की जांच कर रही है जो कैमरा में कभी रिकॉर्ड नहीं हुई। बाप रे! ये है नेचर्स स्ट्रेंजेस्ट मिस्ट्रीज सॉल्व्ड। जून 2017, वर्जीनिया का विलियम्सबर्ग शहर। एक अजीबोगरीब स्पाइडर रात में डिस्को लाइट की तरह चमक रहा है। एक औरत को जमीन पर स्पाइडर दिखा। उन्होंने टॉर्च की रोशनी में देखने की कोशिश की और जो उन्हें दिखा वो बहुत ही कमाल का था। वो स्पाइडर अनगिनत रंगों की रोशनी से जगमगा रहा था। मुझे स्पाइडर्स बहुत पसंद हैं, खास तौर पर ऐसे जो पहले कभी देखे ना हो। ये वाकई बहुत ही खूबसूरत होते हैं। बहुत बढ़िया। मुझे हर तरह के स्पाइडर्स पसंद है, लेकिन एक चमकने वाला स्पाइडर, क्या बात है। इस स्पाइडर के चमकने की वजह क्या हो सकती है? मेरे दिमाग में सबसे पहला ख्याल आता है जैविक रोशनी का। ये वो रोशनी होती है जो किसी जैविक चीज में नेचुरली पाई जाती है, और ऐसे बहुत से जीव जंतु हैं जिनके शरीर से रोशनी निकलती है। तो क्या ये जो स्पाइडर है इसके साथ भी वही हो रहा है? इसके ऐसा करने के बहुत से कारण हो सकते हैं, जैसे कि मादा को आकर्षित करने या बुलाने का कोई तरीका। एक कीड़ा है जो खास तौर पर मादाओं के लिए चमकता है। चमकते हुए जुगनू खुद को कंट्रोल कर सकते हैं, अपनी मर्जी से ऑन या ऑफ कर सकते हैं। वो अपने शरीर की लाइट को कुछ ऐसे खास तरह से टिमटिमाते हैं कि वो मादाओं को लुभा सकें। तो सोच सकते हैं, क्या ये किसी तरह की रोमांस की रस्म का प्रदर्शन है? किसी साथी को लुभाने का कोई तरीका? पीकॉक स्पाइडर्स बहुत ही खूबसूरत प्रदर्शन करते हैं और मादाओं को लुभाने की भरपूर कोशिश करते हैं। लेकिन क्या स्पाइडर वाकई इस तरह से चमक सकते हैं? शायद नहीं। अभी तक तो एक भी ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है कि स्पाइडर इस तरह की जैविक रोशनी पैदा कर सकते हों। तो इस समय तो इस बात की संभावना बहुत ही कम है। लेकिन इस बात की तह तक पहुंचने का एक और तरीका हो सकता है। क्या इंद्रधनुषी रोशनी हो सकती है? ये एक दिलचस्प थियरी है। वैसे ही जैसे साबुन के बुलबुले या कुछ बीटल्स पर सुंदर इंद्रधनुषी रंग दिखाई देते हैं, जो लाइट के अलग अलग कंपोनेंट्स के टूटने से बनते हैं, और ये कमाल के लगते हैं। तो ये तब होता है जब रोशनी किसी सतह पर पड़कर अलग अलग रंगों में बिखर जाती है, जैसे इस हमिंगबर्ड के पंख जो इसके सिर हिलने से पहले हरे, फिर लाल और फिर नीले दिखते हैं। आपके देखने के एंगल से सतह का रंग बदलता हुआ दिखता है। ये तब होता है जब जीवों में कुदरती प्राकृतिक रंग ना होने के बावजूद बहुत तरह के रंग दिखाई देते हैं, जैसे अमेज़न रेन फॉरेस्ट की मॉर्फो तितली इसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। उसके चमकदार खूबसूरत पंखों का कोई मुकाबला नहीं है। हमिंगबर्ड की तरह इस तितली का रंग दरअसल भूरा है, लेकिन चमकने की वजह से नीला लगता है। इनसे निकलने वाली रंग बिरंगी रोशनी टिमटिमाती हुई नहीं होती, बल्कि कार के चमकदार पेंट की तरह लगती है। इस चमकती स्पाइडर की तरह बिल्कुल नहीं। तो इस स्पाइडर में ना तो प्राकृतिक रंग हैं और ना ही ये इंद्रधनुषी है। चलिए फिर से शुरू करते हैं। जरूरी बात यह है कि हम ये समझें कि ये स्पाइडर की कौन सी प्रजाति है। पता करें कि क्या ये एक वुल्फ स्पाइडर है। एराक्निड की कई प्रजातियों की तरह वुल्फ स्पाइडर की भी 8 आंखें होती हैं, लेकिन इनका चेहरा बहुत ही अनोखा होता है। 2 बड़ी आंखें, 4 छोटी उनके नीचे और 2 ऊपर छिपी हुई। ये स्पाइडर परिवार की कुछ गिनी चुनी प्रजातियों में से एक है जो जाल नहीं बुनते, और वुल्फ स्पाइडर का एक अनोखा गुण और भी है। वुल्फ स्पाइडर्स की एक बहुत ही खास बात यह है कि ये स्पाइडर फैमिली की बहुत कम स्पीशीज में से है जिनमें ममता होती है। स्पाइडर को देखकर लगता है कि उनमें कोई भावना नहीं है। वो काफी डरावने लगते हैं, पर वो बहुत अच्छी माँ साबित हो सकती हैं।
वुल्फ स्पाइडर्स अपने अंडों को एक खास सिल्क की थैली में रखती हैं और पैदा होने पर बच्चे माँ के पेट के ऊपर आ जाते हैं। वो उसकी बॉडी पर तब तक सवारी करते हैं जब तक वो पूरी तरह से आत्मनिर्भर नहीं हो जाते। ये बहुत ही खास बात है। कुछ लोगों को ये नजारा किसी डरावनी मूवी से कम नहीं लगेगा। तो क्या ये प्यारा सा परिवार हमारी गुत्थी सुलझाएगा? वुल्फ स्पाइडर्स अपने शिकार का पीछा देखकर करते हैं और वो भी बहुत ही फुर्ती से, तो उनकी नजर बहुत ही अच्छी होनी जरूरी है। ज्यादातर स्पाइडर्स की नजर कमजोर होती है। वो शिकार पकड़ने के लिए जाल में हुए कंपन पर निर्भर करते हैं। लेकिन जाल के बिना वुल्फ स्पाइडर्स की नजर परफेक्ट होनी जरूरी है। उनकी आंखें कम रोशनी में देखने के लिए विकसित होती हैं और इसी बात में उस टिमटिमाहट का राज छिपा है। ये कुछ बिल्लियों की आंखें चमकने जैसा है। उनकी आई बॉल का एक हिस्सा एक्स्ट्रा लाइट को रिफ्लेक्ट करता है ताकि हल्की रोशनी में भी दिमाग उसे रिकॉर्ड कर सके और वो उसे अच्छे से देख पाए। ऐसा अक्सर रात में बाहर आने वाले जीवों के साथ होता है, जैसे कि मगरमच्छ, और स्पाइडर में भी यही होता है। तो जो हमें यहाँ पर दिख रहा है वो दरअसल सैकड़ों स्पाइडर बेबीज की आंखें हैं जो टॉर्च की रोशनी में चमक रही हैं। तो अगर एक वुल्फ स्पाइडर माँ अपने ऊपर 100 बच्चे लेकर चल रही है तो ये कुछ 800 आंखें होंगी जो चमक या यूं कहें कि टिमटिमा रही होंगी। कमाल की बात है। गांसबाई साउथ अफ्रीका, ये है इस प्लेनेट के सबसे खतरनाक शिकारी का घर। जबरदस्त ताकतवर जबड़ों में बड़े बड़े दांत। वो कमाल के शिकारी होते हैं। वो ताकतवर, डरावने और बहुत ही फुर्तीले होते हैं और उनके पास जबरदस्त और घातक हथियार भी होते हैं। वो समुद्र की सतह से थोड़ा नीचे तैरती है और शिकार का आदेश होते ही अपनी स्पीड बढ़ा लेती है। फिर अचानक वो उससे टकराती है और उसे डराती है। निस्संदेह ग्रेट व्हाइट शार्क समुद्री शिकारियों की चैंपियन है। लेकिन 2017 में जब साउथ अफ्रीका में समुद्र तट पर उनके शव दिखाई देने लगे तो उनका यह खिताब खतरे में पड़ गया। हम हमेशा से ग्रेट व्हाइट्स को ऐसे ताकतवर शिकारी के तौर पर जानते हैं जिन्हें कोई हरा नहीं सकता। लेकिन जब उनकी 4 लाशें बीच पर मिली, वो भी ऐसे हाल में जैसे किसी ने उन्हें मार डाला हो, तब हम बड़ी गहरी सोच में पड़ गए कि आखिर ऐसा क्या हुआ होगा। लोकल शार्क एक्सपर्ट्स ने पहले ऐसा कुछ कभी नहीं देखा था। उम्मीद थी कि शायद ऑटोप्सी से मामला समझ में आ जाए। तो आखिर ग्रेट व्हाइट शार्क को कौन मार सकता है? 4 ग्रेट व्हाइट शार्क्स के शव साउथ अफ्रीका के एक बीच पर पाए गए। ये एक बहुत दुर्लभ घटना है। तो इन्हें किस चीज या जानवर ने मारा है? इंसान हर साल अपनी बोट से अनगिनत जानवरों को मार देते हैं। तो हो सकता है कि कोई बोट इनसे टकरा गई हो और शायद यही इनकी मौत की वजह बन गई हो। लेकिन इनके जख्मों को देखकर ऐसा मानना मुश्किल लग रहा है। जख्म देखकर लगता है जैसे बहुत ही सोच समझकर और नाप तोल कर हमला किया गया है। ये शार्क सिर्फ मरी नहीं है, ये काटी गई हैं और किसी ने इन्हें बड़ी सटीक तरीके से काट कर खोला है। ऐसे जख्म किसी नाव की चोट से नहीं हो सकते हैं, यहाँ तक कि जानबूझ के टकराने से भी नहीं। मुझे नहीं लगता कि ये उस तरह के जख्म हैं। तो अगर ये बोट की मार नहीं है तो क्या इन्हें किसी इंसान ने वाकई मारा है? आमतौर पर जब शार्क्स को इंसान मारते हैं तो वो उनके फिन्स के लिए ही उनका शिकार करते हैं। चाइना में लोग शार्क फिन का सूप बनाते हैं। इनके फिन्स तो बिल्कुल सही सलामत थे, लेकिन उनका लिवर गायब था और वो बड़ी सफाई से काट कर निकाले गए थे, सर्जिकल कट्स के साथ। शार्क के वजन का 1/4 हिस्सा उसका लिवर होता है, जो पोषक तत्वों से भरा होता है और इंसानों के लिए बहुत ही कीमती हो सकता है। 20वीं सदी के शुरुआत में लिवर के लिए शार्क का शिकार होना एक आम बात थी। शार्क लिवर ऑयल में भरपूर विटामिन ए होता है
लेकिन 1940 के दौरान आर्टिफिशियल विटामिन ए के इजाद होने के बाद शार्क लिवर ऑयल की मांग में कमी आ गई। तो अगर हम लिवर या फिन्स के लिए शार्क नहीं मार रहे, तो क्या किसी और बड़ी मछली ने उसका शिकार किया? बड़ी शार्क आमतौर पर दूसरी छोटी शार्क को मारकर खा जाती है। ये शार्क परिवार का एक सामान्य व्यवहार है। जरा वो देखो, यकीन नहीं होता। 2014 में ऑस्ट्रेलिया के समुद्र में एक शार्क के शार्क पर हमला करने का ये बहुत ही दुर्लभ फुटेज है। तो क्या यहाँ सच में ऐसा कुछ हुआ था? अगर ये शार्क एक दूसरे का शिकार कर रही हैं, तो हमें इन पर उनके पैने दांतों के निशान दिखने चाहिए थे। शार्क के पैने दांत एक खास आरी नुमा निशान बनाते हैं। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ जो दिख रहा है वो किसी मोटे दांत के निशान हैं, जैसे कोई बिना धार का हथियार हो। ये जो दांत के निशान हैं, वो किसी मैमल के लग रहे हैं। ये पंक्चर जैसा घाव शायद कोई सुराग दे सके। क्या ये हमें असली हथियारे को पहचानने में मदद करेगा? ऐसे जानवर ज्यादा नहीं हैं जो एक ग्रेट व्हाइट शार्क को खा सकें, क्योंकि उन्हें मारना बहुत ही मुश्किल है। डॉल्फिन्स कभी कभार एक साथ मिलकर उन्हें भगा देती हैं, लेकिन वो कभी भी उन्हें मारती नहीं है। एक ऐसा समुद्री जीव है जो बड़े जानवरों से टकराने की ताकत रखता है, और वो है किलर व्हेल ओरका। ऑर्का ताकतवर होती है और किसी भी साइज के जानवर का मुकाबला कर सकती है, चाहे वो एक छोटी पेंगुइन हो, कोई सील या कोई सी लायन हो, या फिर कोई न्यूबॉर्न व्हेल ही क्यों न हो। ऑर्का व्हेल्स साधारण तौर पर मैमल्स पर हमला करती हैं, तो ये भी हो सकता है कि ये शार्क्स का शिकार कर रही हों। तो क्या वाकई एक ऑर्का ग्रेट व्हाइट शार्क को मार सकती है? और एक और सुराग है जिससे ये शक और पक्का हो जाता है। ये जब कभी भी किसी व्हेल का शिकार करती हैं, तो उसके अंदर के सारे ऑर्गन्स निकालकर बाहर का हिस्सा पानी में तैरता छोड़ देती हैं। ऑर्कास अपने शिकार का केवल सबसे पौष्टिक हिस्सा ही खाती हैं, बाकी बेकार छोड़ देती हैं। लेकिन एक व्हेल से निपटना एक बात है और एक ग्रेट व्हाइट से मुकाबला करना बिल्कुल अलग बात। किलर व्हेल साइज में बहुत बड़ी और अक्लमंद होती है। इस अक्लमंदी का मतलब है कि वो केवल अपनी ताकत के दम पर ही नहीं, बल्कि उसके साथ साथ अपनी काबिलियत और समझ को मिलाकर एक ग्रेट व्हाइट का मुकाबला कर सकती हैं। ऑर्कास बहुत सामाजिक होती हैं। वो झुंड में रहती हैं जिन्हें पॉड्स कहते हैं। वो मैमल्स का शिकार अधिकतर समूह में करती हैं, बिल्कुल भेड़ियों की तरह। तो क्या वो एक साथ मिलकर एक शार्क को पछाड़ सकती हैं? तो क्या ऑर्कास का एक समूह मिलकर एक व्हाइट शार्क का शिकार कर सकता है? उसे चारों तरफ से घेर कर अचानक हमला करके घायल करें और फिर मार गिराएं? हाँ, हो सकता है। अगर वाकई में किलर व्हेल्स ने इन शार्क्स को मार गिराया है, तो उन्होंने आखिर ये किया कैसे होगा? सैन डिएगो के एक मरीन बायोलॉजिस्ट एंड्रू नोजल शार्क्स के व्यवहार पर रिसर्च कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि ऑर्कास ने शार्क्स की किसी कमजोरी का फायदा उठाया होगा, जैसे उन्हें उलटकर एक टेम्पररी हिप्नोसिस में डाल देना, जिस स्थिति को टॉनिक इमोबिलिटी कहा जाता है। इस तरह शार्क को उल्टा करने से उनके मसल्स सुन्न हो जाते हैं, उनका ब्लड प्रेशर और दिल की धड़कन कम हो जाती है, उनकी सांस बहुत गहरी और रिदमिक होने लग जाती है और शार्क्स बिल्कुल रिलैक्स्ड हो जाती हैं। ज्यादातर शार्क्स इस तरह की टॉनिक इमोबिलिटी में नहीं रहती हैं। सोचिए, अगर शार्क्स इस तरह से रिलैक्स्ड हो तो उसके शिकारी के लिए उस पर हमला करना कितना आसान हो जाएगा। तो क्या साउथ अफ्रीका में ऐसा ही कुछ हुआ होगा? ऑर्कास क्या वाकई इतनी अक्लमंद हैं कि वो शार्क को उलट सकें? इसके लिए ऑर्कस को उस शार्क को कसकर पकड़ना होगा और किसी फिन के जरिए उसे उलटना होगा, या तो पेक्टोरल फिन या डोर्सल फिन, और उसे इस तरह से पलटना होगा कि उसका पेट ऊपर आ जाए और इतनी देर तक पकड़कर रखना होगा कि वो शार्क आखिर टॉनिक इमोबिलिटी स्टेट में आ जाए। अब 2016 का कैलिफोर्निया में फिल्माया गया ये कमाल का फुटेज देखिए। 3 ऑर्कास, एक के जबड़े में 10 फुट लंबी 7 गिल्स वाली शार्क है।
और ये साफ दिख रहा है कि वो शार्क अपनी पीठ पर तैर रही है। लगता है उन्हें एंड्रू की शार्क इमोबिलिटी ट्रिक समझ आ गई है। तो क्या ये मुमकिन है कि साउथ अफ्रीका में ऑर्काज ने भी ये करना सीख लिया हो, लेकिन ग्रेट व्हाइट जैसी और बड़ी शार्क के साथ? और अगर ऐसा है तो जिम्मेदार कौन है? लोकल शार्क एक्सपर्ट्स ने उस एरिया में 2 ऑर्कास देखी हैं जहां उन शार्क्स के शव मिले थे। उन्होंने उनके कुछ खास लक्षणों की वजह से उनका नाम पोर्ट और स्टारबोर्ड रखा है। ये दोनों ऑर्कास बहुत आसानी से पहचानी जा रही थी क्योंकि इन दोनों के ऊपर के फिन्स मुड़े हुए थे। ये मुड़े हुए फिन्स ही शायद इस बात का कारण थे कि उन शार्क्स का लिवर क्यों निकाला गया। ये भी मुमकिन हो सकता है कि किसी तनाव या शरीर में किसी चीज की कमी की वजह से उन वेल्स ने पौष्टिक लिवर्स के लिए उन शार्क्स को टारगेट बनाया हो। सारे सबूतों से यही समझ में आता है कि इन 2 ऑर्कास ने बड़ी चालाकी से शार्क्स को उलटने का तरीका इस्तेमाल करके उनका शिकार किया। केस सॉल्व। – 2018 की गर्मियां और कैरोलिना के विंस्टन सैलम में एक रहस्यमयी घटना घटी। नॉर्थ कैरोलिना के एक वासी ने सुबह जब अपना दरवाजा खोला तो उन्होंने देखा उनके घर के बाहर बहुत सारे अखबार पड़े हैं। घर के मालिक जेम्स यूबैंक ये देखकर बड़ी सोच में पड़ गए। मैं अपने घर की खिड़की से बाहर देख रहा था जब मैंने नोटिस किया कि वहाँ 5-6 अखबार पड़े हुए थे। हमारा तो हमें सुबह ही मिल चुका था। दूसरे दिन जब उन्होंने फिर दरवाजा खोला तो अखबारों का ढेर और बढ़ा हुआ था। उन्हें समझ नहीं आया कि चक्कर क्या है। हमने एक रात में करीब 10 अखबार उठाए थे। 10 अखबार एक साथ? खबरों का इतना शौक आखिर किसे होगा? क्या ये घर के बाहर खबरों का अंबार लगाने वाला कोई जानवर है? जेम्स ने तय किया कि वो उस शरारती जानवर को रंगे हाथों पकड़ेंगे। तो जेम्स ने अपने घर के पीछे एक मोशन सेंसिंग कैमरा लगाया, ये पता करने के लिए कि ये कर कौन रहा था। रात की रिकॉर्डिंग में उन्हें कई जानवर दिखे। एक पॉसम, रकून, बैट, लेकिन उनमें से कोई भी अखबार उठाए नहीं दिखा। असली गुनहगार थोड़ा शातिर था। तो मालूम पड़ा वो फॉक्स का एक झुंड था जो मुंह में अखबार दबाकर आता था और दरवाजों पर रखकर चला जाता था। तस्वीरों के बिना तो ऐसी बात पर विश्वास करना मुश्किल है। उसके मुंह में अखबार साफ दिखाई दे रहा है। फॉक्स इस तरह के घरेलू काम नहीं करते। एक डॉग से हम अखबार लाने की उम्मीद कर सकते हैं। कौन है वो पता चला, लेकिन क्यों ये नहीं? नॉर्थ अमेरिका और यूरोप में फॉक्स का इंसानों के आसपास के इलाकों में रहना बहुत ही आम बात है। लेकिन कोई फॉक्स अखबार क्यों लाएगी? उसके बर्ताव का क्या कारण हो सकता है? क्या ये किसी के पाले हुए फॉक्स हैं? फॉक्स का लोगों के घर आना कोई नई बात नहीं है। कई लोग उनके लिए खाना डाल देते हैं और उन्हें लोगों की काफी आदत हो जाती है। लेकिन एक पालतू फॉक्स को न्यूज़पेपर लाने के लिए ट्रेन किया जाए, क्या ये बात मुमकिन है? दुनिया के कुछ हिस्सों में इन्हें पालतू बनाकर भी रखा जाता है और ये बात सुनते हैं और समझते भी हैं। जैसे ये फॉक्स जो मॉस्को के सबवे में अपने मालिक के साथ घूमने निकला है। लेकिन हम यहाँ रशिया की बात कर रहे हैं, ना कि नॉर्थ कैरोलिना की, जहाँ एक फॉक्स पालना कानूनन अपराध है। ये फॉक्स तो पालतू नहीं है, तो इन्हें इंसानों से कोई डर क्यों नहीं लग रहा? और ये एक ट्रेन डॉग की तरह बर्ताव क्यों कर रहे हैं? शहरों और बस्तियों के आसपास के जंगलों में रहने वाली फॉक्स इंसानों को लेकर बहुत ही उत्सुक होती हैं। और जब उनका नियोफोबिया यानी कि नई चीजों का डर खत्म हो जाता है, तो वो घबराए बिना अनजान चीजों की जांच पड़ताल करती हैं और खतरा मोल लेती हैं। इन फॉक्स के लिए यहाँ वाकई कुछ नया नहीं है और ना ही इन्हें किसी से डर है। फॉक्स काफी चंचल स्वभाव के होते हैं, जैसे कनाडा में फिल्माया गया ये फॉक्स जो गार्डन में एक डॉग टॉय के साथ खेल रहा है। और खिलौने के असली मालिक को शायद ये पसंद नहीं आया।
छोटी और बड़ी फॉक्स का एक दूसरे के साथ खेलना, खोज करना उनके बढ़ने और सीखने का एक जरूरी हिस्सा है। इसी से ये सामाजिक होना और साथ में रहना सीखते हैं। झुंड में एक दूसरे की जगह समझते हैं और सबसे जरूरी बात, ऐसे ही इन्हें खाना ढूंढना भी आता है। हो सकता है वो सिर्फ उन्हें काट कर देखना चाह रहे हो या एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना और उन्हें इस खेल में मजा आने लग गया। शायद ये उन फॉक्स के लिए सिर्फ एक खेल हो। लेकिन जेम्स यूबैंक्स का कुछ और ही कहना है। मैं इन अखबारों की डिलीवरी को फॉक्स न्यूज कहता हूँ।